फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। आज की हमारी जीएस सीरीज का पार्ट 7 है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड धमाकेदार जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हर प्रश्न का आंसर आपको मन में सोचते हुए चलना है और वीडियो के अंत में ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बेसबॉल। ठीक है, ये जो बेसबॉल है ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बेसबॉल से जुड़े हुए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं खिलाड़ियों की संख्या की बात करूं तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं वाटर पोलो की तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं बात करूं रग्बी की तो 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो की बात करें तो 4 खिलाड़ी होते हैं। और कुछ खेल और उनके खिलाड़ी की संख्या देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्रिकेट की, हॉकी की और साथ ही में फुटबॉल की, तो इन तीनों ही गेम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होते हैं 11-11 खिलाड़ी। अगर हम बात करें कबड्डी की तो कबड्डी में जो है वो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बात करें इसके साथ ही अगर हम बात करें बास्केटबॉल की तो बास्केटबॉल में जो है वो 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसेन बोल्ट, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल लुइस, बेन जॉनसन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। अब कई लोगों को उसेन बोल्ट का नाम देख करके कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा क्योंकि ये भी काफी तेज दौड़ने वाले धावक हैं। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लेड रनर किसे कहा जाता है तो आंखें बंद करके ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस लगा दीजिए। अगर हम उसेन बोल्ट की बात करें तो ये जमैका के खिलाड़ी हैं। इनका देश का नाम जो है आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और कुछ खिलाड़ियों के उपनाम देख लेते हैं। अगर हम बात करें शोएब अख्तर की तो इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें शेन वॉर्न की तो इनको हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और शेन वॉर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, हमारे सबके प्रिय खिलाड़ी हैं, इनको हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इनका उपनाम क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमादान का वर्णन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 360। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अनुच्छेद है उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्षमादान, तो 5 प्रकार से क्षमादान दी जाती है। अगर हम बात करें यहीं पर अनुच्छेद 61 की तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 74 की बात करें तो इसमें मंत्री परिषद की व्यवस्था बताई गई है। अगर 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था बताई गई। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेद आपको रट लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा, उस निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होंगे, ये जो व्यवस्था है ये आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड से एक और इम्पोर्टेंट व्यवस्था हमने हमारे संविधान में ली है जो कि अक्सर पूछी जाती है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 4
में जो है वो उल्लेखित किए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो यह जो व्यवस्था है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, इसलिए आपको ये दोनों ही क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके सामने यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। अगर सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि राज्यसभा के सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और अगर बात कर ली जाए कि नामांकन की प्रक्रिया, ठीक है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है, तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है हमारा साउथ अफ्रीका का, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का मैप है ये। और यहाँ से जो है आपको याद रखना है कि कुछ जो देश है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, ठीक है, तो माली हो गया। इनके क्या करना है आपको, आपका आज का होमवर्क है ये कि इनकी राजधानी जो है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि राजधानी से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। हम आपको हमारे इस चैनल पर स्टैटिक जीके की अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सेपरेट टॉपिक्स पर बनाकर। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक है, ये ईसीएस का फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं एटीएम का, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। तो चलिए देख लेते हैं इसके 4 ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर, एफ.ए. फोर्ब्स। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है टिम बर्नर्स-ली। ये WWW यानी हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम यही डालते हैं, और ये आपको याद रखना है कि इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जून, 16 सितंबर, 21 फरवरी, 30 जनवरी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 5 जून की अगर मैं बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें 16 सितंबर की तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 30 जनवरी की तो शहीद दिवस भी मनाया जाता है, और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो मैं आपको सेपरेट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। सारे इंपॉर्टेंट डेज ट्रिक के साथ हम बहुत इजी वे में याद करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 15 अक्टूबर। यहाँ पर आपको ये शब्द ध्यान रखना है कि ग्रामीण महिला, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ हम महिला दिवस की बात करते हैं तो फिर महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये खेतों में काम करती हूँ महिला का इमेज लगाया है, क्योंकि ये ग्रामीण महिला दिवस था। ठीक है, यह मैंने यहाँ पे सेपरेट आपको लिख भी दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही गोपाल हरि देशमुख है और ये महाराष्ट्र में पुनर्जागरण के जनक भी माने जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें राजधानी की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मैं लगातार आपको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बता रही हूँ। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं पर कमेंट में आंसर नहीं देते। अगर ये आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो डेली कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ताकि आपको राजधानी और आसानी से याद होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या खेतड़ी के महाराजा ने। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये जो उपाधि दी थी ये दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, चलिए अब हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरबली प्रथा पर रोक लगाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। नरबली प्रथा, नरबली करना यानी कि किसी को मारना, ये बहुत हार्ड काम होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? एक हार्ड काम होता है नरबली करना। तो इसी से मिलकर के शब्द बनाए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह की ट्रिक्स हम अपने चैनल पर आपको अपलोड करवाते रहेंगे। अगर मैं बात करूं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड की, तो इसके समय पर भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है वो है हिंद महासागर। ठीक है, सेशेल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अब हम महासागर की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं पैसिफिक ओशियन की, तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये पूरा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का एरिया है। और ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। अगर मैं ऊपर के हिस्से की बात करूं तो यहाँ आर्कटिक महासागर है, यह हमारा हिंद महासागर है जिसको हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, और यह हमारा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, क्योंकि अक्सर महाद्वीप और महासागरों की स्थिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस इमेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिन भर में 2-3 बार देखिए, आपको सारे महासागरों की स्थिति अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, Na2CO3, NaOH, NaHCO3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ, और NaOH भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं Na2CO3, तो इसको कहा जाता है धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा। और अगर मैं बात करूं NaHCO3 की, तो इसको कहा जाता है खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, भागीरथी नदी, गंगा नदी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी। चलिए भागीरथी नदी कहाँ पर है, कहाँ से होकर के बहती है? तो ये उत्तराखंड में होकर के बहती है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था
हेली नेशनल पार्क। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि यहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से रामगंगा नदी जो है वो बहती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना सन 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जड़, तना, जाइलम, फ्लोएम। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जाइलम। ठीक है, पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं खाद्य सामग्री की, तो खाद्य सामग्री का जो परिवहन होता है वो हमारे फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये दोनों ही संवहनीय उत्तक होते हैं जो कि पानी और खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट को किस राज्य में अपनाया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, अगर राजस्थान की हम राजधानी की बात करें, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, अब राजस्थान के गवर्नर तो मैंने आपको बता दिए, CM कौन है ये आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। और ये जो दोनों ही राज्य हैं ये पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं, इसलिए ये दोनों राज्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पटवारी की जो एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर, उस पेपर में भी ये पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243। ठीक है, अभी मैंने आपको पंचायती राज के बारे में बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में और फैक्ट याद रखना है कि इसे 73वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लागू किया गया और संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पंचायती राज के टोटल जो है वो 29 विषय है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? आपको याद हो ही गया होगा, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ की राज्यपाल की, तो यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर CM की बात करें, ये है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दोनों ही मोस्ट IMP है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, इनका नाम याद रखना। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही वादा किया था कि हर सीरीज में, हर पार्ट में आपको 5 वन लाइनर फैक्ट्स में अवेलेबल करवाऊंगी करंट अफेयर्स के। तो चलिए पहला फैक्ट देख लेते हैं। क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम के जनक टोनी लुईस को माना जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोनी लुईस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट है, यूवी प्रवीण राव को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है। वहीं मैं बात करूं इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर बेन स्टोक्स की, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इनको क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है।
ये जो विजडन पत्रिका होती है ये क्रिकेट की बाइबल कही जाती है और ये लगातार हर साल एक फेमस प्लेयर का नाम डिक्लेयर करती है जो कि लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड रहता है। तो ये बेन स्टोक्स को चुना गया है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करें। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं हमारे भारत के विश्वनाथ आनंद है, ठीक है ना। विश्वनाथ आनंद जो है इनको वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, WWF के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें भारत की रैंकिंग 142वीं है। पहले हमारी रैंकिंग थी 140वीं। 2 स्थान का हमें 2019 के बाद नुकसान हुआ है, ठीक है। यानी हमारे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसका स्तर बहुत ज्यादा खराब है। चलिए इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि हम हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में अपने स्कोर को कैसे बूस्ट अप करें, पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका। यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।